आप सभी को हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। जैसा कि आज आप सभी फिज़िक्स क्लास चैप्टर 1 जो कि उसका छठा लेक्चर आप लोगों के सामने है, जिसमें हम लोग जानेंगे कि आवर्धन किसे कहते हैं और उनके सूत्रों को जानेंगे। ठीक है, और आगे भी 2-3 टॉपिक को आज हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है, तो आवर्धन किसे कहते हैं, तो बता दें आप लोगों को कि आवर्धन किसी भी वस्तु की जो प्रतिबिंब होती है उसकी ऊंचाई और उस वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। ठीक है, तो उनके सूत्र को भी हम लोग इसमें जानेंगे। बता दें आपको कि आवर्धन जो होता है ना, उसका जो सूत्र लगता है वो लेंस और दर्पण दोनों में ही लगता है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को जो भी पढ़ाया जाएगा उसका PDF आप नोट्स आप लोगों को हमारे YouTube चैनल की वीडियो में डिस्क्रिप्शन और कमेंट में मिल जाएगा। ठीक है, तो आप वहाँ से भी इसका नोट्स ले सकते हैं और आपको इसके जब नोट्स कंप्लीट हो जाएगा तो आप लोगों को ढेर सारी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाया जाएगा। यदि आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो हम लोग जानेंगे कि आवर्धन किसे कहते हैं। जैसा कि बच्चों आप देख सकते हो कि आपके सामने आवर्धन की परिभाषा मैंने लिख दिया है कि किसी वस्तु की जो प्रतिबिंब होती है उसकी ऊंचाई और जो वो ऑब्जेक्ट होगा या वस्तु उसकी ऊंचाई के अनुपात को क्या कहेंगे, आवर्धन कहेंगे। तो आपको यहाँ से आवर्धन का सूत्र भी मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं आवर्धन को हम लोग सूचित करते हैं किस चीज़ से, m से सूचित करते हैं। ठीक है, इसे हम m द्वारा सूचित करते हैं, इसे हम लोग छोटा m के द्वारा सूचित करते हैं। ठीक है, तो यह जो कि लागू होता है, यह नियम आवर्धन सूत्र वह हमारा दर्पण और लेंस दोनों के लिए ही लागू होगा। ठीक है, तो हमारे पास अब क्या है ना, क्या करना है हमें कि दर्पण जो आवर्धन सूत्र है ना उसे लिखना है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं m इक्वल टू मतलब कि आवर्धन बराबर h डाइस, हमने क्या माना h डाइस जो कि वस्तु की ऊंचाई को मान लिया। ठीक है, बट्टा h, ठीक है, जो कि प्रतिबिंब की ऊंचाई होनी चाहिए। ठीक है, और यदि हमारे पास जब वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी हो दे रखा तो हम लोग क्या करेंगे, आवर्धन बराबर सूत्र हम लोग ये भी लगाते हैं। ठीक है, कि -v/u। ठीक है, आई होप डैट कि आप लोग को यह समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो हम लोग अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे। ठीक है, जैसा कि आपके सामने अब नेक्स्ट पॉइंट है कि उत्तल दर्पण यानी कि अपसारी दर्पण। तो उसके द्वारा क्या करना है हम लोग को, दर्पण सूत्र जो कि आपके सामने ये दर्पण सूत्र है, ये 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, इसे क्या करना है, हमें प्रूव करना है यानी सिद्ध करना है। जैसे कि आपको बता दूं कि इससे पहले लेक्चर में हमने क्या किया था, अवतल दर्पण के द्वारा दर्पण सूत्र को सिद्ध करना सीखा था। ठीक है, तो आप वहाँ से भी अवतल दर्पण के द्वारा दर्पण सूत्र सिद्ध करना सीख सकते हो। ठीक है बच्चों, जैसा कि अब आपके सामने यह एक उत्तल दर्पण है। ठीक है, जहाँ पे हम लोग क्या वस्तु को हमने कहाँ रखा है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि दर्पण यानी दर्पण भी बोल सकते हैं या फिर दर्पण के ध्रुव और अनंत के बीच में मैंने क्या किया, एक वस्तु को रख दिया जिसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है। आप देख सकते हो कि ए और बी एक क्या है, हमारा वस्तु है, ऑब्जेक्ट, जिसका प्रतिबिंब हमारे पास कहाँ बन रहा है, ए डाइस बी बन रहा है क्या, पी और एफ के बीच में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब इसे सिद्ध करना सीखेंगे। ठीक है, आप लोग इस डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चित्र के मुताबिक माना कि ए बी एक क्या है, वस्तु है। तो हम लोगों ने लिखा कि माना कि चित्र के मुताबिक कि कोई एक ए बी वस्तु है। ठीक है, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हो कि ए बी एक वस्तु है। ठीक है, और क्या कह रहा है कि हमारे पास जो दर्पण और अनंत के बीच है, जैसा कि देखिए दर्पण है उत्तल दर्पण। ठीक है, और अनंत के बीच क्या स्थित है, वस्तु हमारा जिसका प्रतिबिंब ए डाइस बी डाइस है। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि वस्तु यहाँ पे हमारा है ये, तो जिसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, ए डाइस बी डाइस बन रहा है, और कहाँ पे बन रहा है, पी और एफ के बीच बन रहा है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि पी और एफ के बीच इसका प्रतिबिंब स्थित है। ठीक है, आपको जो भी दूरियाँ मापनी पड़ेगी ना वो पी से ही मापनी पड़ती है। ठीक है, पी बिंदु से स्टार्टिंग करना पड़ता है और जो बिंदु के पास
कोई वस्तु या फिर ऑब्जेक्ट हो उन दोनों के बीच की दूरी हम लोग उस प्रकार से मापते हैं। ठीक है, तो हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इस डायग्राम में हम एक चीज़ मानेंगे, क्या पता है कि कोई बिंदु, ठीक है, जो कि कहाँ होना चाहिए। एक बिंदु क्या है यहाँ पे, एक मान लीजिए M, ठीक है, और यहाँ पे M डाइस, ठीक है, जो कि M बिंदु होगा ना, सो क्या होगा, बिंदु P के बहुत समीप है। ठीक है, बिंदु P के समीप क्या है, M बिंदु, ठीक है, और यहाँ पे M डैश है। ठीक है, तो M और M डैश एक अभिलंब भी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे चित्र में दिए गए कुछ बिंदुओं को लिखेंगे। ठीक है, जैसा कि आपके सामने है कि पी बी बराबर हमारा क्या था, -u। ठीक है, -u क्यों आएगा, सो बता देते हैं। आप लोगों ने चिन्ह परिपाटी का नियम पढ़ा होगा, तो चिन्ह परिपाटी के नियम में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि y एक्सिस, जो y अक्ष होता है, उसके बाईं तरफ की जो सारी दूरियां मापी जाती है वो क्या होता है, ऋणात्मक, और जो y अक्ष की दाईं तरफ की दूरियां मापी जाती है वो होता है धनात्मक। ठीक है, तो हमने यहाँ पे चिन्ह परिपाटी के नियम के अनुसार पी बी इक्वल टू, मैंने क्या किया, वस्तु दूरी रखा। ठीक है, और पी बी डाइस जो कि हमारे पास क्या है, प्रतिबिंब दूरी है। ठीक है, तो प्रतिबिंब दूरी को उत्तल दर्पण में हम लोग मापते हैं भी से। ठीक है, प्लस में, धनात्मक में। ठीक है, और पी एफ जो कि धनात्मक ही होता है क्योंकि वो वाई एक्सिस के इस दाएं साइड होता है। ठीक है, पी सी जो कि हमारा क्या होता है, आर से हम किस चीज़ को डिनोट करते हैं, वर्गता त्रिज्या को, और वर्गता त्रिज्या को आपने पढ़ा होगा कि वर्गता त्रिज्या बराबर 2f होता है। ठीक है, अब हमें करना क्या है, यहाँ पे डायग्राम में दो समरूप त्रिभुज को एक साथ करना है। ठीक है, बड़े वाले समरूप त्रिभुज को हम लोग क्या करेंगे, बड़े वाले समरूप त्रिभुज से कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे कि समरूप त्रिभुज ABC और ABC समरूप त्रिभुज, और ठीक है, त्रिभुज A डाइस, B डाइस और C में। ठीक है, आप लोगों ने मैथ में एक में पढ़ा होगा कि जब यहाँ का जो 90 डिग्री होता है बराबर हो, यहाँ का अभिलंब का 90 डिग्री और यहाँ का जो 90 डिग्री बराबर हो, तो एक परिमेय लगता है कि लंब बटा लंब बराबर आधार बटा आधार। ठीक है, तो उस परिमेय का हम यहाँ पे प्रयोग करेंगे। तो त्रिभुज ABC में, ठीक है, तो लंब हमारा क्या है, AB। ठीक है, और त्रिभुज A डाइस B डाइस C में आपका क्या लंब क्या है, A डाइस B डाइस। ठीक है, तो हम बट्टा में क्या करेंगे, A डाइस B डाइस लिखेंगे। ठीक है, बराबर हमारे पास अब क्या हो जाएगा, आधार, तो त्रिभुज ABC का आधार क्या हो गया, BC, और A डाइस B डाइस का आधार क्या हो गया, BC, B डाइस C। ठीक है, आप अब यहाँ से देख सकते हैं कि आपके पास BP का वैल्यू आपके पास कितना है, PB या BP का वैल्यू -u। ठीक है, -u प्लस PC का वैल्यू आप देख सकते हैं कि आपके पास 2f दे रखा है। ठीक है, बट्टा PC का वैल्यू हमारे पास कितना है, 2f दे रखा है, माइनस PB डैश। ठीक है, तो PB डैश आप देख सकते हो क्या है, मेरे पास प्रतिबिंब दूरी, जो कि आपके सामने यहाँ पे भी लिखा है भी। ठीक है, तो हम इसे मान लेंगे समीकरण पहला। ठीक है, अब हम करेंगे समरूप त्रिभुज। ठीक है, किसमें, M डाइस MF और समरूप त्रिभुज A डाइस B डाइस F में। ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे समरूप त्रिभुज ABC और A डाइस B डाइस C में किया था, उसी प्रकार से हम लोगों ने समरूप त्रिभुज M डाइस और F और त्रिभुज A डाइस B डाइस F में किया। ठीक है, कि M डाइस लंब बटा लंब बराबर आधार बटा आधार। ठीक है, तो लंब बटा लंब हमने यहाँ पे कर दिया, और MF बराबर PF किस प्रकार से होता है, देखिए, चूँकि इसे माना गया है कि M बिंदु जो है सो P बिंदु के एकदम बहुत निकट में है। ठीक है, इसीलिए PF बराबर क्या माना गया है, MF। ठीक है, ओके, तो हम लोगों ने क्या किया कि MF बराबर क्या रख दिया, PF। ठीक है, उसी प्रकार से B डैश F बराबर क्या होता है, MF प्लस PB डैश। ठीक है, तो हमने क्या किया,
MF के जगह पे PF रख दिया, ठीक है। बराबर में हम लिख सकते हैं PF, जो कि देखिए आप PF आपके पास कितना है F, ठीक है। PF का डिस्टेंस जो हमारे पास है वो F है, बट्टा PF यानी कि F माइनस PV डैश। PV डैश आपके पास क्या है V यानी कि प्रतिबिंब दूरी। तो हमने इसे क्या किया, समीकरण दूसरा मान लिया, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, समीकरण 1 और समीकरण 2 को कंपेयर करेंगे। तो हमने क्या किया कि समीकरण 1 और समीकरण 1 को 2 को क्या किया, कंपेयर किया, ठीक है। ठीक है, तो समीकरण 1 और 2 को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसे आप मल्टीप्लाई कीजिएगा। जब हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या किया 2f, यार अच्छा से ठीक है, तो हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, ठीक है। किस प्रकार से हम लोगों ने 2f माइनस एफ को क्या किया, f से मल्टीप्लाई किया, और माइनस u प्लस 2f को हमने क्या किया, f माइनस बी से मल्टीप्लाई किया। क्या हो रहा है, अच्छा से दिख नहीं रहा है, प्रॉब्लम। तो जब हम इसे कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास माइनस भी UF, ठीक है, प्लस UV प्लस 2f स्क्वायर माइनस 2VF इक्वल टू क्या आएगा, 2f स्क्वायर माइनस VF, ठीक है। तो हमने क्या किया, UV को इस साइड ही रख दिया और ये मानों को मैंने क्या किया, दाएं साइड ले रख दिया, ठीक है। जो कि आप देख सकते हैं कि जो बाएं साइड का जो भी प्लस वाला चिन्ह होगा वो दाएं साइड में जाएगा, तो वो किस में बदल जाएगा, माइनस में, ठीक है। तो आप ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। और अब दोनों साइड से क्या करना है, हमें UVF से डिवाइड करना है, ओके। तो हमारा दर्पण सूत्र प्रूव हो जाएगा। जैसा कि अब आप इसे कैलकुलेशन पूरा करेंगे तो आपके पास UV इक्वल टू VF प्लस UF आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करना है, हमें UVF से डिवाइड करना है, ठीक है। जब आप इसे कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास यह 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u आ जाएगा, ठीक है। तो आपका यह दर्पण सूत्र जो कि प्रूव होता है उत्तल दर्पण के माध्यम से, आप लोग एक बार देख सकते हैं अच्छे तरीके से, जैसे कि आपके सामने है, ठीक है। आपको इसका PDF भी मिल जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास अगला नंबर प्रश्न है क्या, कि प्रकाश के अपवर्तन की परिभाषा को जानना, ठीक है। प्रकाश के अपवर्तन की परिभाषा को जानेंगे अब हम लोग प्रकाश के अपवर्तन की परिभाषा को जानेंगे, ठीक है बच्चों। तो प्रकाश के अपवर्तन की परिभाषा में आप लोग को बता दूं कि यदि कोई भी पारदर्शी माध्यम हो, ठीक है, दो पारदर्शी माध्यम को हमें लेना है, तो किसी एक पारदर्शी माध्यम से क्या होगा, प्रकाश की किरणें किसी दूसरे पारदर्शी माध्यम में जब प्रवेश करती है तो उसका अपवर्तन होता है, ठीक है। तो इसकी परिभाषा हो जाएगी, प्रकाश की किरणें जब किसी एक माध्यम से, पारदर्शी माध्यम से किसी अन्य दूसरी पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश के अपवर्तन, ठीक है बच्चों। जैसा कि आपके सामने प्रकाश का जो अपवर्तन है उसका परिभाषा लिखा गया है कि किसी एक पारदर्शी माध्यम से प्रकाश की किरणें किस दूसरे पारदर्शी माध्यम में क्या होती है, प्रवेश करती है, तो उसे हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो अब हम अगले लेक्चर में आपको बताएंगे कि प्रकाश के परावर्तन के का नियम और वो किन किन पारदर्शी माध्यमों में होता है, ठीक है। और हो सके तो आपको न्यूमेरिकल भी इससे पहले जो लेक्चरों में पढ़ाया गया है उससे संबंधित न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाया जाएगा, ठीक है। अब मिलते हैं आप लोगों को अगले लेक्चर में, ठीक है। आपको यहाँ पे जो भी पढ़ाया गया है उसका, उस लेक्चर का आपको PDF उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, क्योंकि आप पहले एक बार पूरे नोट्स को आप देख सकते हो, ठीक है। तो हमने आवर्धन किसे कहा जाता है उसकी परिभाषा को हम लोगों ने जाना और उसके सूत्र को जाना, ठीक है। और हम लोगों ने क्या किया, उत्तल दर्पण द्वारा दर्पण सूत्र सिद्ध करना सीखा आज। आई होप डैट कि मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को यहाँ जो पढ़ाया गया वो आप लोगों को समझ में आ चुका होगा, ओके। तो आपको यहाँ पे आपका दर्पण सूत्र फाइनली प्रूफ हुआ और आपको प्रकाश का अपवर्तन जो है उसका परिभाषा आपके सामने है, ठीक है।